Hello students, welcome back to IIT Manthan. So again we will be continuing with our chapter that is genetics and evolution. ऑलरेडी हम जेनेटिक्स का पार्ट कवर अप कर चुके हैं. हमें आज के टाइम अभी जो पढ़ेंगे हम दैट विल बी अबाउट एवोल्यूशन. इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी. होपफुली वो आपने लर्न कर ली होंगी, ठीक है, बाय नाउ. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट थ्योरी जो कि मॉडर्न थ्योरी थी कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है. तो इफ़ यू रिमेंबर तो उस थ्योरी में क्या था, हमने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ी थी अबाउट कि अर्थ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे वो कूल डाउन होना शुरू किया या फिर प्रीबायोटिक सूप बना, ठीक है. सो ऑल दिस वी विल बी स्टडिंग. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लास्ट थ्योरी आपने पढ़ी थी इसी थ्योरी को प्रूफ किया बाकी के दो साइंटिस्ट ने कि एक जो कहते हैं ना कि प्रूफ है इस चीज़ का, ठीक है. सो जितने भी सिचुएशंस ओपैरन और हेल्डन ने दी थी, ठीक है, उन सिचुएशंस को वापस से एक लैब में प्रिपेयर किया गया, ठीक है, बाय मिलर एंड यूरे. उन्होंने क्या किया, वो सारी सिचुएशन जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई थी हेल्डन ने, उन्होंने इस सिचुएशन को लैब में क्रिएट किया, ठीक है, टू जस्ट अंडरस्टैंड और टू प्रूव कि ये लाइफ फॉर्म्स आए कहाँ से हैं, ये एवोल्यूशन हुआ कैसे है. क्लियर है. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट डन बाय मिलर and Urey, and it's very important. Okay, from board point of view से. Okay, so in this experiment what was there कि यहाँ पे as we all know कि वो जो प्रीबायोटिक सूप बना था, ठीक है, तो उसमें कुछ लिविंग चीज़ें प्रेजेंट थी, ठीक है. दैट इज वाई वी नेम दिस एज प्रीबायोटिक सूप, और ये इवोल्यूशन से पहले हुआ. अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि ये जो ओपैरन, अच्छा फर्स्ट अगर ये थ्योरी की बात कर रहे हो आप इस एक्सपेरिमेंट की, तो इट वाज टू प्रूव ओपैरन हेल्डेन थ्योरी, ठीक है. तो ये इनको लेके एक्सपेरिमेंट था. योर सेकेंड पॉइंट कैन बी अबाउट कि ये चीज़ें लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुई. सो प्रोबेबल कंडीशंस दी गई थी कि प्रिमिटिव अर्थ की सिचुएशंस क्या होंगी, ठीक है. सो प्रोबेबल सिचुएशंस वर प्रोवाइडेड ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ. प्रिमिटिव मतलब जो पहली वाली, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो उस टाइम पे वाटर फॉर्म से अगर आपको याद हो तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में थी. तो जैसे ही कूल डाउन शुरू हुआ तो क्या हुआ, ओशियंस, रिवर वगैरह ये सब बनने शुरू हुए, ठीक है. तो इन दिस प्रिमिटिव अर्थ का सारा कुछ वहाँ लैब में प्रिपेयर किया गया, ठीक है. सो प्रोबेबल सिचुएशंस वर प्रोवाइडेड, ठीक, इन देयर लेबोरेटरी. नाउ इन्होंने क्या किया, एक एपरेटस बिल्ड किया, ठीक है, ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड फ्लास्क, और उसी तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया. सो द एपरेटस was prepared of glass tubes, ठीक है. तो ये कुछ ग्लास ट्यूब के ऑपरेटर्स बनाए गए थे, ठीक है, और हाँ फ्लास्क भी तो यूज हुआ था, एंड फ्लास्क, ठीक है. अगेन आई एम गिविंग यू दिस इन पॉइंट्स जस्ट बिकॉज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तो आप नोट्स बना ही रहे हैं होपफुली, तो यू नीड टू कॉपी दिस ऑल पॉइंट बाय पॉइंट क्या होता है इसमें, ठीक है. बल्कि इधर यहाँ के यू कैन राइट इन लेबोरेटरी, ठीक है. सो दिस इज दिस. नाउ कमिंग ऑन टू, अब उसमें क्या था,
ये जो सिचुएशंस प्रोवाइड करी गई थी वहाँ पे H2CH4 NH3 और वाटर एक चेम्बर में रखा गया था, ठीक है। तो व्हाट वाज प्रोवाइडेड, होपफुली आपने ये लिख लिया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज H2CH4 NH3 एंड H2O, ठीक है। kept together, और हमने देखा था कि वहां पे कुछ एनर्जी भी थी, ठीक है। सो दैट एनर्जी वाज बाय lightning, thunderstorms, lightning, ठीक है। सो दिस वॉज देयर, सो एनर्जी वॉज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक स्पार्क। यहां तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ की सारी सिचुएशन रखी, फिर क्या हुआ, अपरेटस बनाए, एक्चुअली प्रिपेयर किए बाय फ्लास्क और ट्यूब्स जो चाहिए थी उन्हें, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ों को साथ में रखा गया, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ करता था और ये सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा थी। देन एनर्जी भी थी वहाँ पे, तो एनर्जी वॉज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कि इसके बाद क्या हुआ था। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर था दिस वॉज अलाउड टू कंडेंस, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का टेम्परेचर कम होता जा रहा था, ठीक है। सो the resultant mixture was allowed to condense, ठीक है। यहाँ पे ये रिजल्टेंट मिक्सचर को क्या किया, कंडेंस किया। नाउ ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 1 वीक के लिए चला। Chemical composition of the liquid was about something glycine, alanine and aspartic acid, ठीक है। तो this experiment took place for a week, ठीक है। ठीक, एंड व्हाट वी गॉट हियर इज जो कॉम्पोजिशन था लिक्विड का, विच यू कॉल केमिकल कॉम्पोजिशन, बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड रिवील्ड having aspartic acid, ठीक है। chemical composition of the liquid revealed having aspartic acid, glycine और alanine, ठीक है। glycine sorry and है ये alanine, ठीक है। clear, hopefully it is visible. Okay, so this is your experiment on experiment by Miller and Urey. basically किस चीज को प्रूव कर रहे थे, ओपैरन और हेल्डन थ्योरी को। क्लियर है, यहाँ तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि ये जो
बायोटिक सिंथेसिस था ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ से कंफर्म हो गया। इफ़ यू रिमेंबर तो उन्होंने भी अपनी थ्योरी में यही चीज़ बताई थी, तो यहाँ पे दे एक्चुअली प्रूव्ड दैट, मीन्स यहाँ पे इन्होंने ये थ्योरी को कंफर्म कर दिया था, इसलिए ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इन द एग्जाम्स। क्लियर है? अब आते हैं अबाउट द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे। हमने देखा कि जितनी भी चीज़ें थी ये सिंपलर ऑर्गेनिजम्स थे, कहीं ना मतलब सिंपल चीज़ें थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्गेनिक थिंग्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बेसिकली व्हाट वी विल लर्न इज कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। And if you remember the previous lectures, organic evolution। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि सारी चीज़ें किसी सिंपलेस्ट फॉर्म से और ये हाईएस्ट फॉर्म में बनी है, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आज अगर आप बात करो अबाउट द एनिमल्स या फिर प्लांट्स के बारे में, ठीक है, या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सो दोज आर बेसिकली द कंडीशंस ऑन द थिंग्स दैट अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग थिंग्स। अब वो कुछ सिंपलेस्ट पार्ट था जो कि कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एवोल्यूशन। तो टाइम के साथ, सिचुएशंस के साथ जैसे भी चेंजेस अकर हुए हैं, दे फॉलोड। ठीक है, सो इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दिस इज बेसिकली द मेन थिंग, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को बेसिकली ये चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे व्हाट यू हैव इज कि आपको पता है कि प्रिमिटिव अर्थ पे केमिकल इवोल्यूशन था। ठीक है, और धीरे धीरे जब सिचुएशंस नॉर्मल होती गई, सो दैट टर्न इनटू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, जहां पे ऑर्गेनिक चीजें हमें मिली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट descent of modification, so in this case what you will see is कि यहाँ पे जो प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है कहीं ना कहीं सिंपलर ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुए हैं, कुछ ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं। इफ़ यू रिमेंबर, सो हमने अगर बात करते हैं हम अबाउट द एंसेस्ट्री, ठीक है, मतलब कि हमारे पूर्वजों से, एंसेस्टर्स से क्या हमें आगे मिला है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट पहले बोला जाता था कि अच्छा वी वर समहाउ अबाउट मंकीज, चिंपैंजीज या फिर जो अर्ली मैन होते थे। ठीक है, तो उस एज से आज हम मॉडिफिकेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, सो वी आर फार मोर डिफरेंट देन व्हाट आवर एंसेस्टर्स वर। ठीक, बट इट वाज अबाउट जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस। ठीक है, कुछ जनरेशन के बाद कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशंस ली, कुछ चेंजेस अडॉप्ट करे, तो दैट इज व्हाट कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन के चलते क्या हुआ, दिस ऑल हैपेंड। और ये ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में ये है और अगली जनरेशन में कुछ और होगा, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, इट टुक मेनी ईयर्स फॉर दिस एवोल्यूशन। तो बोला जाता है ऐसा कि जितनी भी चीज़ हैं, दिस इज डिसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं बनी तो सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही है, बट वो सिंपल अब कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गए हैं ओवर द ईयर्स। क्लियर है? दो प्रिमिटिव अर्थ में केमिकल एवोल्यूशन शुरू हुआ था, बट दैट चेंज इनटू द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। होपफुली इट इज क्लियर। क्लियर है? Okay, next coming on to the part about if you talk about this your what you call the word evolution. ठीक है, तो evolution यहाँ अपने आप को क्या define करेंगे? evolution, it is actually the change
ओके, और द मॉडिफिकेशन विच टुक प्लेस अबाउट सर्टेन ईयर्स, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होनी शुरू हुई। वी नेवर न्यू दैट कि हमारे में ये क्वालिटीज हैं या फिर हम ये चीजें भी कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, टाइम टू टाइम दोज गॉट अनफोल्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन। होपफुली इट इज क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपने एंसेस्टर्स से, ठीक है, इवॉल्व हुए हैं, या फिर ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है। सो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी समथिंग जो कि उनमें कॉमन होगी और हम में कॉमन होगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छा, जैसे टॉकिंग अबाउट द हैंड्स, तो हैंड्स की ग्रिप होती थी, तो उनके थोड़े से लंबे हाथ होते थे, ठीक है, तो उन हैंड्स की ग्रिप अच्छी होती थी। अब ये चीज़ें हम में भी पॉसिबल हैं, ठीक। सो दैट इज व्हाट कि हमारा एंसेस्टर्स से हम में क्या सिमिलैरिटीज हैं, और एग्जैक्टली कोई प्रूफ उन्हें मिले होंगे वहां पे, ठीक है। द रिसर्चर्स गॉट सम काइंड ऑफ प्रूफ्स टॉकिंग अबाउट कि कुछ बर्ड या रेप्टाइल्स या वो कुछ और चीजें कहाँ से इन्वॉल्व हुई है। तो टेकिंग द टाइम कि एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्लस एंसेस्ट्री रिलेशनशिप क्या रहा है, ठीक है। सो दैट इज मैंडेटरी। सो लेट अस सी दैट। अब देखो, व्हाट आई टोल्ड यू इज कि हमारे में एंसेस्टर्स की कुछ तो चीज़ें होंगी। सो वी विल स्टडी अबाउट कि एविडेंसेस क्या है कि इवोल्यूशन हुआ है। वी अराइव्ड फ्रॉम दैट एंसेस्टर्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन में हमारे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में वी हैव सर्टेन थिंग्स टू स्टडी अबाउट, ठीक है। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, हर बार ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग अबाउट द होमोलॉगस ऑर्गन, एंड इसका क्वेश्चन जरूर से आता है, होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमो? बेसिकली क्या होता है, सेम, यही है। ऑर्गन्स यू अंडरस्टैंड। होमोलॉगस ऑर्गन्स में बात हो रही है अबाउट द सिमिलर ओरिजिन वाले ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे इट कैन बी लिम्ब्स, ठीक है, और या फिर हैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, किसी एनिमल के लिम्ब्स हो गए, एंड देन इट कैन बी लिजर्ड के पैर हो गए, ठीक है। सो दिस कैन बी द थिंग्स जहाँ पे क्या होगा कि ये इनका ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग अलग है। अब हम अपने हाथों से बाकी सारे काम करते हैं, ठीक है, बट अगर लिजर्ड की बात करो सो वो क्या करती है, वो दीवार पे चिपकी रहती है अपने हाथों से, ठीक है। सो दे हैव डिफरेंट फंक्शंस एक्चुअली। तो यहाँ पे चीज़ों की बात हो रही है जो सेम ओरिजिन पे है, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शन है। क्लियर है? दे हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस। Coming on to the next thing that is about analogous organ, ठीक है, इनके ही जस्ट ऑपोजिट। तो एनालॉगस के केस में क्या होगा, ये आपको लगता है कि यहाँ पे डिफरेंट ओरिजिन से आए हैं बट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। So they come from different origin but perform, ठीक है, सेम फंक्शन, ठीक। सो ये है। अगेन कुछ भी हो इनके बारे में तो जरूर पूछा जाता है, एंड दे कंफ्यूज यू, दे गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द सेम कि यहाँ पे होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, या फिर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन दिया जाता है या फिर एनालॉगस ऑर्गन दिया जाता है,
and then you finally end up messing with this. So यहाँ पे सेम ओरिजिन है और फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ओरिजिन है लेकिन फंक्शन सिमिलर होगा। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन। नाउ कमिंग ऑन टू, अच्छा जैसे इसका भी एग्जांपल मैं दे देती हूँ, विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ इंसेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे दे हैव डिफरेंट ओरिजिन बट काम वही है फ्लाई करने का, ठीक। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज अबाउट फॉसिल। बेसिकली फॉसिल आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, होपफुली यू पीपल हैव रिटन दिस। सो नेक्स्ट थिंग इज द थर्ड वन, ठीक है, फॉसिल्स, ठीक है। अब फॉसिल के केस में क्या होता है, दीज आर एक्चुअली द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता होगा कुछ लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हैं कि देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स, ठीक है, एंड इट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग टू नो द प्रीवियस जनरेशन, ठीक। तो बहुत सालों तक वो कहीं पे या तो they are into the oceans or they are into this beneath the land, okay. So these are basically the fossils, the dead remains of plant or animal, dead remains of plants and animals, ठीक है। सो ये है फॉसिल। नाउ कमिंग ऑन टू कि जो फॉसिल होते हैं ये बेसिकली दो तरीके से यहाँ पे एज ऑफ द फॉसिल कैन बी एस्टिमेटेड कि भाई कोई फॉसिल कितने साल पुराना है, मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग अबाउट दिस, ठीक है, एंड फिर वो कितने साल पुराना है कि अच्छा इस जनरेशन में शायद ये वाली चीज़ हुई होगी, एंड दिस इज़ हाउ वी कम टू नो कि हमारे और इनके बीच में या फिर इनके और किसी और एनिमल्स के बीच में या प्लांट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फॉसिल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्हाट अनदर थिंग्स आर देयर अबाउट। सो यहाँ पे एक चीज़ और है एंड इट इज़ अगेन वेरी इम्पोर्टेंट। एक ऑर्गेनिज्म है आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बात हुई इन दिस केस टॉकिंग अबाउट द एविडेंसेस, ठीक है। सो वो फॉसिल रिमेन था और वहाँ पे इट हैव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बर्ड की तरह दिखने वाला सारी चीज़ें, बट अगेन इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुई कि जो आर्क्योप्टेरिक्स है दिस वॉज समहाउ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स, क्योंकि उसमें कुछ वैसा भी दिखने वाला था, कुछ चीज़ें वैसी भी थी जो बर्ड्स की तरह होते हैं और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल्स की भी थी, ठीक है। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट आर्क्योप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम बात करेंगे कि फॉसिल्स की एज कैसे पढ़ी जाती है, मतलब कोई फॉसिल कितना पुराना है हमें ये कैसे पता चलेगा। ओके, सो हाउ वुड यू कम टू नो? दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड में क्या होता है, हमने गड्ढा खोदा, ठीक है, मीन्स ये ज़मीन है से फॉर एग्जांपल, और हमने कुछ लेयर्स हटा दी हैं इसकी, ठीक है। सो वी गेट सम फॉसिल ओवर देयर, ठीक है, किसी एनिमल का हमें एक फॉसिल मिल गया, उसको और डीप डिग किया, ठीक है, तो क्या किया, हमें एक और फॉसिल मिलता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी लेयर्स हैं उसमें, ठीक है, सो जो सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक, जो रिसेंट वाला होगा वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, और जो और उससे नीचे मिलेगा दैट विल बी द पुराना वाला, ठीक है। सो रिलेटिव मेथड में क्या है, हम जितना खोदेंगे उसको, ठीक है, ज़मीन को, और जो सबसे ऊपर मिलना है दैट विल बी द रिसेंट फॉसिल, और जो उसके भी नीचे मिलेगा दैट विल बी द
पुराना वाला फॉसिल, और जो उसके भी नीचे मिलेगा वो उससे भी ज़्यादा टाइम पुराना है। क्लियर है? सो दिस इज अ रिलेटिव मेथड। रिसेंट ऑन दी टॉप लेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा, ये नॉर्मल डिगिंग में होगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ दिस इज knowing the age of the fossil will be carbon dating, ठीक है, that is by C14 atom। अब कुछ भी चीज होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दे कंटेन C14 और यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पुराना फॉसिल होता जाता है उसमें वो रेडियो एक्टिविटी कम होती जाती है C14 एटम की। क्लियर है? क्या होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक C14 प्रेजेंट है। अब वो C14 जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिव। तो जैसे जैसे फॉसिल पुराना होता जाता है, मतलब जितना ज़्यादा पुराना फॉसिल है उतना कम C14 रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। तो और जितना न्यूअर फॉसिल है वहाँ पे उतना ज़्यादा एक्टिव होगा C14, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन की रेडियो एक्टिविटी कितनी रहेगी, ठीक, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉसिल कितना पुराना है, ठीक है। तो व्हाट आई सेड कि जो ज़्यादा रीसेंट होगा उसकी C14 की रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होएगी और जो ज़्यादा पुराना होगा उसकी C14 की रेडियो एक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर है? So these are the two methods for knowing the age of the fossils, ठीक है। Next coming on to common ancestry and interrelationship, ठीक है। तो फॉसिल ये हो गया, थर्ड पार्ट है एविडेंसेस का, सॉरी फोर्थ पार्ट। In this case again, so we will go with the fourth one, that is common ancestry and interrelationship। ठीक है, अब you all know कि हमारे पास ऑलरेडी वी हैव डिफ्रेंसिएशंस, ठीक है। कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, और कुछ एनिमल्स के अगेन फाइलम और डिविजन्स डिवाइडेड हैं, क्लास 9 में याद हो अगर तो, ठीक है। देन यू हैव लाइक डिफरेंट थिंग्स आर डिवाइडेड, बट स्टिल यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन चीज़ें हो सकती हैं। सो देयर आर सर्टेन, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं क्या, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एक्चुअली कोरिलेटेड, जैसे द फिशेस, टॉकिंग अबाउट द फिशेस। सो यहाँ क्या है, फिशेस का हार्ट हैव 2 चेम्बर्स, ठीक है। बट देन अगेन टॉकिंग अबाउट द योर दिस थिंग एम्फीबियन, तो यहाँ एम्फीबियन क्या हुआ, हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, यही होता है। बट देन अगेन टॉकिंग अबाउट दिस व्हाट यू कॉल द बर्ड्स एंड द मैमल्स, तो birds and mammals have कितना 4 chambered heart, तो यहाँ पे these are some relationship between these fishes, amphibians, birds और mammals, तो कुछ तो correlation होता ही है, ठीक है। so these are basically the evidences of evolution, that is common ancestry and your interrelationship। clear है यहाँ तक? now there can be certain connecting links between, जैसे मैंने अभी आर्क्योप्टेरिक्स का बताया था, ठीक है। so there can be some connecting
लिंक्स। हमें पता है, जैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि कुछ किंगडम्स डिवाइडेड हैं, ठीक है। दैट इज वी हैव अ 5 किंगडम थ्योरी कि बस यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ फंजाई होता है, प्रोटिस्ट है, एनिमल और प्लांट है, ठीक है। अगेन 6 किंगडम थ्योरी भी आ गई है कि आर्कीबैक्टीरिया अलग कर दिया गया है क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग थे। बट then having said that we have differentiation again with different phyla, then classes भी अलग हैं, कुछ family order भी, ये सब चीज़ें भी अलग हैं। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमने इनको सब चीज़ों में प्लेस कर दिया है। वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड क्लास, हमने डिफाइन कर दिया कि अच्छा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो ऐसे ही होंगे, बट स्टिल वी हैव सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच आर बीइंग लेफ्ट विदाउट क्लासिफाइड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एनिमल्स स्टिल या फिर कुछ प्लांट्स अभी ऐसे भी हैं जिसमें लिंक, दे आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द 2 क्लासेस और 2 फाइलम्स, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम कनेक्टिंग लिंक्स में जोड़ते हैं जहाँ पे वो स्पेशली डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं। जैसे lungfish shows connection between fishes and amphibian, ठीक है। So lungfish shows connection between, this is between, ठीक है, fishes and amphibians, ठीक, क्लियर है। सो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक। देन एम्फीबियन शोज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस और रेप्टाइल्स के बीच में। सो बिटवीन फिशेस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग लिंक है Cl। So amphibian shows connecting link between fishes and reptiles. Hopefully it is visible. Okay. Next, coming on to virus shows connecting link between living and non-living. You all know, जैसे आपको कोरोना ने परेशान कर रखा है, हमें भी परेशान कर रखा है वैसे। Hopefully you people are not happy staying at home now. कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, वायरसेस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका पता ही नहीं होता कि क्या परेशानी है इसे, ठीक है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगेन वी कैन हैव यूग्लिना विच शोज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी प्रोटोस्पॉन्जिया, ठीक है। सो दिस कैन बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, ये भी लिख ही देती हूँ मैं, प्रोटोस्पॉन्जिया, ठीक है। सो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच में। स्पॉन्जिया, प्रोटो, ठीक है, इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा, स्पॉन्जेस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इस इवोल्यूशन वाले पार्ट में नोट्स आर बेसिकली इम्पोर्टेंट, ठीक है। हेरिडिटरी वाला पार्ट समझने का था, एंड एग्जैक्टली आई हैवंट गॉट द द होमवर्क यट। मैंने जो होमवर्क तुम लोगों से मांगा था वो अभी तक मुझे मिला नहीं है, एंड आई विल बी कॉलिंग योर पेरेंट्स नाउ, ओके। सो क्लियर है यहाँ तक। होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम टिल दिस। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू सम, बस लास्ट चैप्टर का ख़त्म ही होने वाला है अब, ठीक है। दैट इज
द अनदर पार्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द एम्ब्रियो। सो टॉकिंग अबाउट द, I'm rubbing out this. We were talking about embryology, ठीक है। अब यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, और बेटर यू कैन राइट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियो क्या होता है, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, क्या होगा, जाइगोट से, माय बैड, जाइगोट से बनेगा क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, अब अगर हम स्टडी कर रहे हैं इस एम्ब्रियो की, मतलब हम डेवलपमेंट देख रहे हैं किसी भी एम्ब्रियो का, तो वेदर इट इज़ एन एम्ब्रियो ऑफ अ फिश, ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी एनिमल का, तो हम देख रहे हैं क्या कि ये जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, ये अर्ली स्टेजेस पर लगभग सेम है। ठीक है, सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है कि ये जो एम्ब्रियो के आगे बढ़ने वाली स्टेज है, ये जो डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है एम्ब्रियो का, वो लगभग सारे एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का सेम है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इन दिस एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी what you called actually embryology। ठीक है, so embryology basically होती है a branch of science that deals with the development of the embryo। अब इस एम्ब्रियोलॉजी से हमें पता चलता है कि जितने भी प्रीवियस जो स्टेजेस हैं, अर्ली स्टेजेस हैं एम्ब्रियो की, दोज आर मोर और लेस सेम। ठीक है, वेदर इट इज़ एन एम्ब्रियो ऑफ अ फिश और वेदर इट इज़ एन एम्ब्रियो ऑफ अ ह्यूमन। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज अबाउट स्पेसिएशन। ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ इवोल्यूशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट स्पेसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीशीज क्या होती हैं? ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पेसिएशन। अगेन स्पेसिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज, बेसिकली क्या होते हैं, मोर रिलेटेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स विच आर पुट टुगेदर एंड यहाँ पे दे कैन इंटरब्रीड एज वेल। ठीक है, प्रोड्यूसिंग द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो अगर मैं बात करती हूँ अबाउट, इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास 9th हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले टाइप के चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे किंगडम होता है तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेस सिमिलर हो जाती हैं, बट अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की यहाँ पे क्या होगी, जो स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं उनके। ठीक है, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। ठीक, तो यहाँ पे मेटिंग प्रोसेस इज पॉसिबल इन द स्पीशीज इफ दे आर सेम। सो इन स्पेसिएशन व्हाट इज देयर कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, विद टाइम और विद सर्टेन जोग्राफिकल एरिया के चेंज में, या फिर किसी भी तरह का कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है तो। ठीक है, सो इन दिस, माय बैड, इट इज ई। ठीक है, एंड दिस इज सी, स्पेसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीशीज। ठीक है, ये पता चल गया तुम्हें। अब स्पेसिएशन क्यों होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो स्पेसिएशन में पहला क्या है कि जो न्यू स्पीशी फॉर्म होंगी वो किससे फॉर्म होगी, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज ओनली। ठीक है, सो न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म्ड from the existing species।
ठीक है। सो नाउ व्हाट कैन बी द थिंग्स विच आर पॉसिबल, तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन नए स्पीशीज को बना सकते हैं, दोज आर, एंड इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर फॉर स्पेसिएशन, ठीक है। क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी जोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। सो व्हाट आई टोल्ड यू इज जोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या हुआ कि जोग्राफिकल मतलब कि कुछ सर्टेन एरिया जहाँ पे वो रह रहे हैं, ठीक है, देयर इज सम चेंज, व्हाट आई टोल्ड यू, ये पूरी पॉपुलेशन एक ही रह रही थी, ठीक है, बट क्या हुआ यहाँ पे एक रिवर आ गया, अब यहाँ पे ये अलग हो गए और ये अलग हो गए, तो देयर कैन बी सर्टेन चेंजेस जहाँ पे ये अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जहाँ पे कुछ टाइप के बैरियर्स आ जाते हैं या तो इनके बीच में, और यहाँ कोई जीन फ्लो नहीं होगा, तो इनके और इनके बीच में जीन फ्लो नहीं होगा, क्लियर है। सो यहाँ पे दिस इज योर जोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब जोग्राफिक एरिया ही अलग हो गया है, ठीक है। सो वन कैन बी दिस केस, अनदर केस कैन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द सेकेंड थिंग इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। Now understand this very carefully, genetic drift. जेनेटिक ड्रिफ्ट में बेसिकली हम बात कर रहे हैं अबाउट द जीन, तो एक पर्टिकुलर जीन में या फिर किसी उसमें क्या होगा, एक दिस इज एक्चुअली बाय चांस, और यहाँ पे इस चेंज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर जीन में तो जो हमारा जेनेटिक मेकअप है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, एंड दिस विल बी कॉजिंग अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी अगेन आई एम टेलिंग यू ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आता है? नेचुरल सिलेक्शन से अलग हो गया है कुछ, ठीक है, तो नेचुरली जो इन्होंने सेलेक्ट किया है अपने लिविंग के लिए, दैट इज कॉजिंग वेरिएशन, ठीक। सो यहाँ पे वी एंड अप दिस चैप्टर नाउ, ठीक है। यू नीड टू रीड योर NCERT वेरी प्रॉपरली, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है, गो थ्रू दैट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो रिगार्डिंग द चैप्टर, आई नीड द होमवर्क कंप्लीट, पहली बात। दूसरी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप है, पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। एंड टिल देन नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर करते हैं, ओके। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।